चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जल संसाधन आज पढ़ेंगे, जो कि है भारत संसाधन एवं उपयोग का ख। यहाँ लिखते हैं ख, थोड़ा सा इसका पतला करते हैं, रुकिए। ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग का ख है, जो कि है जल संसाधन। ठीक है, चलिए इसमें हम पहले देखते हैं पढ़ना क्या रहता है। चैप्टर प्रोग्रेस देखते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। फर्स्ट जो टॉपिक है वह है जल के स्रोत और वितरण। ठीक है, सेकंड जो है वह है जल संसाधन का उपयोग। थर्ड जो टॉपिक होगा इसमें है बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ जो टॉपिक होगा वह है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। ठीक है, क्या है ये, संस्था है, क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन के टाइप हो गए, समझ लीजिए। तो यहाँ पे 5 जो होगा वह भी एक क्वेश्चन के टाइप होगा। नदी घाटी परियोजना का विरोध क्यों होता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन के टाइप हो गया। अब यहाँ पे 6 नंबर जो देखेंगे वह है जल संकट एवं उससे निवारण। ठीक है, और 7 नंबर पे देखेंगे जल संरक्षण के विधि। और 8वां नंबर पे देखेंगे वर्षा जल संग्रहण की विधि। 9वां नंबर पे देखेंगे सोन परियोजना एवं एक अध्ययन, या फिर यहाँ पे सोन नदी परियोजना लिखे, सोन नदी परियोजना। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वह है जल के स्रोत एवं वितरण। ठीक है, इसमें देखिए जल के मुख्य रूप से 4 स्रोत पाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए पृथ्वी पर जल के स्रोत मुख्य रूप से 4 स्रोत में पाया जाता है। यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, पृथ्वी पर जल मुख्य रूप से 4 स्रोतों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे जो है वो 4 स्रोत देखिए क्या क्या है। फर्स्ट स्रोत उसका नाम है भूपृष्ठीय जल। सेकेंड है भूमिगत जल, इसको ग्राउंड वाटर कहते हैं इंग्लिश में।
थर्ड है वायुमंडलीय जल, और फोर्थ है इसमें महासागरीय जल, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है महासागरीय जल। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल कहते किसको है, इसका पहले कुछ हिंट देते हैं डिफाइन के रूप में। वह देखिए, भूमि भूपृष्ठीय, इसका मतलब नहीं जो भूमि पर जितना भी जल है वह सब भूपृष्ठीय जल है। भूमि पर पाए जाने वाला सभी जल, ठीक है, को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। और इसका जो वितरण होता है वह देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो भूपृष्ठीय जल और उसके बारे में बताएं, जल के स्रोत के बारे में। यहाँ पे वितरण भी लगा हुआ है, देखिए दिखाते हैं आपको। ये जो वितरण है, ये इसका जो वितरण है वह हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसका वितरण, ठीक है, किसका वितरण, तो भूपृष्ठीय जल का वितरण। देखिएगा यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे मुख्य रूप से 2 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, भारत में भूपृष्ठीय जल का 20%, ठीक है, 20% भाग जो है सिर्फ वर्षा से प्राप्त होता है। यहाँ पे ये याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट जो है वह है, भारत में भूपृष्ठीय जल के वार्षिक प्रवाह जो होता है वह होता है 1952 घन किलोमीटर, ठीक है। पर इसमें जो उपयोग होता है, उपयोग केवल 32%, इसका 32% आएगा 690, केवल 690 घन किलोमीटर ही हो पाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब चलिए इसका देखते हैं। ये हो गया भूपृष्ठीय जल का। अब सेकंड जो है वह है भूमिगत जल। इसको इंग्लिश में ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं, जो ग्राउंड वाटर हम लोग पीते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, वह जल जो भूमि से रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा हो जाता है, ठीक है, उसी जल को जमा हो जाता है, उसी जल को ही कहते हैं भूमिगत जल, ठीक है। अब इसका देखिए वितरण देखते हैं। इसका जो वितरण होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं वितरण। हमें फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, भारत में 431 घन किलोमीटर भूमिगत जल का प्रवाह। यहाँ पे प्रवाह मतलब नदी के धारा जैसा बहना नहीं, यहाँ पे प्रवाह का मतलब हुआ लगभग 431 घन किलोमीटर जल जो है प्रति वर्ष रहता है भूमिगत जल के रूप में, ठीक है।
जल का प्रवाह होता है। लेकिन 431 घन किलोमीटर में से 395 घन किलोमीटर जल का उपयोग हो जाता है। ठीक है, देखिए ग्राउंड वाटर जो है 431 घन किलोमीटर और उपयोग हो जाता है 395 घन किलोमीटर। सोचिए जरा कितना दयनीय स्थिति है। अब सेकंड जो है वह है भारत के उत्तरी मैदान कौन सा होता है? उत्तरी मैदान में गंगा नदी के जो क्षेत्र है वही आता है। भारत के उत्तरी मैदान में सर्वाधिक भूमिगत जल लगभग जितना भी भूमिगत जल है ना भारत में 431 घन किलोमीटर, उसका 42% यहीं पाया जाता है। और इसमें भी यूपी जो है वहाँ टोटल भूमिगत जल का 19% पाया जाता है। यूपी में भूमिगत जल का 19% पाया जाता है, जो कि सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे वायुमंडलीय जल। इसका जो परिभाषा होगा वह ही सिर्फ दिया जाएगा, इसका वितरण नहीं दिया जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित जल। अब वायुमंडल में उपस्थित जल कैसे उपस्थित रहता है? तो जो वाष्प के रूप में रहता है, वाष्प रूप में उपस्थित जल को ही वायुमंडलीय जल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो महासागरीय जल है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए परिभाषा इसका पहले, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल के स्रोत महासागर। यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट होगा, इसका परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, महासागरों में उपस्थित जल को ही महासागरीय, इसके नाम से भी पता चल रहा है डिफाइन। ठीक है, महासागरीय जल कहते हैं। इसका जो पॉइंट होगा वो देखिए, इसी में एक और पॉइंट जोड़िएगा। ये एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल के स्रोत है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बंद कीजिए। अब यहाँ पे वितरण लिखाते हैं। इसका वितरण देखिए नहीं इम्पोर्टेंट है, किसका? तो वायुमंडलीय जल का। लेकिन महासागरीय जल का वितरण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वितरण, ठीक है, वितरण जो है देखिए, फर्स्ट पॉइंट, लगभग 96.5% जो जल है वह महासागरों में है। ठीक है,
और सेकंड जो है वह है लगभग 2.5% जल सिर्फ अलवणीय। इसका मतलब जो महासागर में है वह लवणीय है, ठीक है, उसमें नमक मिला हुआ है। जो लगभग 2.5% जल है वह अलवणीय है, जिसको कि हम बोलते हैं मीठा जल या फिर मृदु जल। अलवणीय या फिर मीठी या फिर मृदु जल, इसी को बोलते हैं अलवणीय जल है। यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा, अलवणीय जल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो होगा वह है मृदु जल। मृदु जल लिखे, मीठी जल लिखे या फिर अलवणीय जल लिखे, एक ही बात है। मृदु जल का 75% जो भाग है वह हिमनद मतलब कि जो जैसे हिमालय हो गया, हिमालय पे चोटी पे बर्फ जमा रहता है उसमें, फिर अंटार्कटिका हो गया उसमें, ये सब जो क्षेत्र है ना वहाँ पे उपस्थित है, हिमनद के रूप में है। देखिए कितना कठिन बात है। 96.5% जल तो महासागर में है, फिर 2.5% जल अलवणीय है। उस 2.5% में से 75% जल जो है हिमनद के रूप में है। और फोर्थ जो होगा वह देखिएगा, मृदु जल के 25% ही भूमिगत जल है। अब देखिए मृदु जल जो है 2.5% है, उसका 75% जो है हिमनद के रूप में, और उसी का 75% यहाँ हो गया, इसलिए यहाँ पे 25 आया। 25% ही भूमिगत जल है जो कि हम लोग पीते हैं, इसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर। चलिए ये जो हो गया, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है और 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, नोट 1 में, भारत में विश्व के लगभग 16% आबादी, ठीक है, 16% आबादी निवास करती है, मतलब कि रहती है। और इसके लिए जो जल है वह सिर्फ 4% है रहती है। और इसके लिए सिर्फ विश्व का 4% ही स्वच्छ जल उपलब्ध है। नोट 2 में लिखिएगा, भारत में सबसे अधिक जल भंडारण क्षमता वाली नदी जो है वह है ताप्ती। और जो सबसे कम भंडारण क्षमता वाली नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। देखिए ताप्ती नदी जो है अपना 97% जो पानी है उसको भंडारण कर लेती है। और सबसे कम भंडारण क्षमता वाली जो नदी है वह है ब्रह्मपुत्र होगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ पे थर्ड लिखिएगा नोट पॉइंट में, विश्व की आठवां सबसे बड़ा जो नदी है वह है ब्रह्मपुत्र, लेकिन इसका पानी ठहरता नहीं है। और 10वां सबसे बड़ा जो नदी है वह है गंगा, ठीक है। गंगा सबसे बड़ा
नदी है। तो चलिए अब यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। सेकेंड जो टॉपिक है वह है जल संसाधन। सेकेंड जो टॉपिक होगा वह है, यहाँ पे कलर चेंज करने दीजिए। सेकेंड जो टॉपिक होगा वह है जल संसाधन का उपयोग। ठीक है, उपयोग। ऐसे तो इसका उपयोग आप लोग जानते भी होंगे, पर चलिए इसका कुछ खास उपयोग हम लिखवा देते हैं। जल का उपयोग जीवन सृजन जैसे कि जल विद्युत निर्माण में। ठीक है। सेकंड जो है परमाणु संयंत्र शीतलन में। ठीक है। और यहाँ पे थर्ड जो होगा वह जैसे हो गया कि जलीय कृषि में। फोर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मत्स्य पालन में। ठीक है, पालन में। यहाँ पे देखिए जल का उपयोग जीवन सृजन में किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे नोट पॉइंट लिखिएगा। यहाँ पे 2 नोट पॉइंट आता है। फर्स्ट कि 2025 तक भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 1342 घन मीटर ही रह जाएगा। ये एक अनुमान है। ठीक है, तो इतना रह जाने के बाद भारत जो भी है जल संकट की ओर ग्रसित हो जाएगा। देखिए कैसे, आगे हम पढ़ाएंगे आपको जल संकट कहते किसको है। जल संकट में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1000 घन मीटर से कम हो जाता है। ठीक है, नोट पॉइंट सेकंड लिखिएगा। प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% तक जल अंश विद्यमान मतलब कि उपस्थित रहता है। ठीक है, यहाँ पे उपस्थित भी लिख सकते हैं, उपस्थित रहता है। अब अगला जो पॉइंट होगा थर्ड पॉइंट वह है बहुउद्देशीय परियोजना। ये क्या होता है वो देखिए पहले। बहुउद्देशीय परियोजना ने नदी घाटी, इसका जो परिभाषा है वह पहले लिखवाते हैं। नदी घाटी परियोजना के अनेक उद्देश्य। बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं किसके, वह लिखा रहे हैं ऐसे तो बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना को ही कहते हैं, लेकिन इसको क्यों कहते हैं वह देखिएगा। नदी घाटी परियोजना के अनेक उद्देश्य जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक। सेकंड जो है
एवं सिंचाई जल के लिए आपूर्ति भी इसी से हो पाता है कि आपूर्ति। और यहाँ पे अगला जो होगा विद्युत उत्पादन एवं परिवहन इतना उपयोग है किसका? नदी घाटी परियोजना का। अनेक उद्देश्य होते हैं, ठीक है, यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं। अनेक उद्देश्य होते हैं, इसलिए इन नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, वह लिखिएगा, देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जो है रेड लाइन से करते हैं। फर्स्ट जो नोट पॉइंट होगा वह है कि याद रखिएगा नेहरू का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजना कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को सम्मिलित रूप से, मतलब कि यहाँ पे याद रखिएगा इनका दृष्टि था कि ग्रामीण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण जो होगा वह नदी घाटी परियोजना से होगा, और दूसरा जो है नगरीय व्यवस्था के विकास जो होगा सम्मिलित रूप से, जो विकास जो होगा, विकास इसी यहाँ पे लिखिएगा विकसित कर सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट दूसरा लगाइएगा, नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहे थे। अब जो अगला टॉपिक होगा वह है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। देखिएगा, आप लोग के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा कि शायद ये जो है एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है पूछ रहा है। देखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, ठीक है। लिखिएगा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखिएगा। यह एक, यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं जाना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसे हुआ, कौन लोग करवाए, यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। यह एक गैर सरकारी संगठन, ठीक है, इसको कि गैर सरकारी संगठन को कहते हैं एनजीओ है, ठीक है। और यह करता क्या है, जो लोगों को गुजरात के नर्मदा नदी पर
सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। ठीक, अब अगला जो टॉपिक होगा 55 नंबर का जो टॉपिक है वह भी एक क्वेश्चन है। नदी घाटी परियोजना का विरोध क्यों होता है। ठीक है, आप लोग देखिए जैसे सुने होंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है संस्था है वह नदी घाटी परियोजना के विरोध क्यों करता है। जैसे कि यहाँ पे गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो है बन रहा था उसका विरोध करता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्यों करता है तो इसका जो कारण है वह देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा आंसर में, नदी घाटी परियोजना से सभी उद्देश्य, नदी घाटी परियोजना का जितना भी उद्देश्य है वे सभी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने से ही इसका विरोध होता है। यहाँ पे इतना लिख दिए। अब यहाँ पे आपको जो है देना होगा कारण कौन कौन सा उद्देश्य के पूर्ति नहीं हो पाता है। फर्स्ट जो लिखेगा वह है जलाशय में तलछट। तलछट जानते ही होंगे, तलछट मतलब कि जो नीचे बैठ जाता है मिट्टी या फिर गाद इसको बोल सकते हैं। तलछट को जमा हो जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जल जनित बीमारी तथा फसलों में कीटाणु जनित बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ये इतना आपको बड़ा लग रहा है तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा। देखिए जलाशय। ठीक है, जलाशय में तलछट जमा हो जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 2 लाइन याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला जो कारण है सेकंड कारण वह है नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना से भूकंप के संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका विरोध होता है। ठीक है, थर्ड कारण है इससे मृदा लवणीकरण जैसी गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, देखिए लवणीकरण क्या होता है। यदि आप किसी भूमि को अधिक सिंचाई करते हैं तो वहाँ पे लवणीकरण हो जाता है। वह जो भूमि है लवणीकृत हो जाता है, वहाँ पे कोई भी पैदावार नहीं होगा, वह समझिए बंजर हो गया भूमि, उसी को लवणीकरण कहते हैं। अभी जो है पंजाब की स्थिति ज़्यादातर लवणीकरण भूमि से हो रहा है। ठीक है,
पंजाब जो है लवणीकरणित भूमि से ग्रसित है अभी ज़्यादा। अब यहाँ पे लिखिएगा नोट करके, नोट, ठीक है। 2007 में उत्तर बिहार में बाढ़ आया था। इसको सिर्फ याद रखना है कब आया था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगला टॉपिक जो है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है, यहाँ पे लिखिएगा, अगला टॉपिक होगा 6 नंबर का, जल संकट, जल संकट एवं निवारण। ये जो है ये चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक टॉपिक और होता है स्वर्ण परियोजना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं जल संकट क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जल संकट लिखते हैं, सॉरी कलर बदलते हैं, यहाँ पे जल संकट, ठीक है, जल संकट, यहाँ पे उसका निवारण, ठीक है। जल संकट देखिए कहते किसको है, इसका जो असली डिफिनेशन होता है वह होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 1000 घन मीटर से कम पानी की उपलब्धता, उपलब्धता जल संकट है, जल संकट कहलाता है, ठीक है, संकट कहलाता है। इसका जो डेफिनेशन है उसको याद रखिएगा, याद क्या, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 1000 घन मीटर से कम पानी जो है वह जल संकट कहलाता है। अब जल संकट का जो है 2 पहलू है। यहाँ पे इतना कह देने से सिर्फ जल संकट पूरा नहीं हो पाता है। जल संकट का 2 पहलू है, वह है देखिए कौन, जल संकट के मात्रात्मक पहलू, ठीक है, क्यों हो रहा है जल संकट, उसका 2 पहलू है। दूसरा जो है जल संकट के खराब गुणवत्ता, ठीक है। दोनों जो है वह अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसका जो है जल संकट का मात्रात्मक पहलू, जैसे कि जल संकट के मात्रात्मक पहलू जो है वह जल के अति दोहन, के अति दोहन से संबंधित है, ठीक है, जल के अति दोहन से संबंधित है। अति दोहन जैसे कि हो गया अति उपयोग, इसी को बोल सकते हैं, अति दोहन को ही अति उपयोग कह सकते हैं। और औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण जल के औद्योगिक अति दोहन या फिर अति उपयोग या औद्योगिकरण, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, नगरीकरण के कारण उत्पन्न होती है, मात्रात्मक पहलू जो है, ठीक है। लेकिन इसका जो है दूसरा पहलू भी है, जल संकट कैसे उत्पन्न होती है, उसका जो दूसरा पहलू है वह है जल के खराब गुणवत्ता। इसके कारण भी यह जो है जल संकट के खराब गुणवत्ता, यहाँ पे जल संकट नहीं लिखिएगा, जल के खराब गुणवत्ता, ठीक है। यहाँ पे जल संकट नहीं लिखिएगा, जल के मात्रात्मक पहलू ये है, ठीक है, जल के खराब खराब गुणवत्ता। यहाँ पे अब लिखिएगा यह जल के अति दोहन,
अति दोहन से उत्पन्न होता है, से उत्पन्न होता है। यहाँ देखिए अति दोहन है, औद्योगिकरण है एवं नगरीकरण है। यहाँ पे सिर्फ अति दोहन है। यहाँ पे दो खास पॉइंट जो है वह आप दिमाग में रखिएगा। बिहार, वेस्ट बंगाल में अति दोहन से आर्सेनिक एक तत्व होता है वह बढ़ा है, ठीक है। राजस्थान, महाराष्ट्र में जो है अति दोहन से फ्लोराइड बढ़ा है। पानी में फ्लोराइड तत्व आ जाता है, उसी को कहते हैं। अब जल संकट का निवारण जो है वह देखते हैं। इसके लिए जल संकट के निवारण के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति 2002 में निम्न सिद्धांत को ध्यान में, सिद्धांत यहाँ पे लिखिएगा, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में निम्न सिद्धांत को ध्यान में रखा गया, ठीक है। जल संकट के निवारण के लिए यहाँ पे लिखिएगा, जल संकट के निवारण के लिए, ठीक है। अब वह कौन कौन सा पॉइंट है देखिए। फर्स्ट जो पॉइंट है वह है जल की उपलब्धता को बनाए रखना, ठीक है। और सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक वह है जल को प्रदूषित होने से बचाना, ठीक है। थर्ड टॉपिक होगा प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनः चक्रण करना। ये 3 टॉपिक है जो राष्ट्रीय जल नीति 2002 में ध्यान में रखा गया है। अब चलिए अगला टॉपिक जो होगा यहाँ पर वह होगा जल संरक्षण के विधि। देखिएगा 7 जो टॉपिक है वह है जल संरक्षण के विधि, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जल संरक्षण के विधि कौन कौन सा है। फर्स्ट जो है यहाँ पे लिखेगा 3 विधि होता है। फर्स्ट विधि जो है वह है भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति, ठीक है। और सेकंड जो होगा वह है जल सांभर प्रबंधन, ठीक है। सांभर क्या होता है वह भी हम बताएंगे। थर्ड जो है वह है तकनीकी विकास। ये तीनों जो टॉपिक है, ये जी तीनों जो पॉइंट है उसके आधार पर जल संरक्षण किया जा सकता है। फर्स्ट देखिएगा भूमिगत जल की पुनरापूर्ति। इसमें जो है हम भूमिगत जल को बढ़ावा देते हैं। जैसे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो वृक्षारोपण करके, जैविक खाद के प्रयोग करके। सेकेंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होता है ये अगला चैप्टर जो होगा उसमें समझाएंगे। वेटलैंड्स का संरक्षण। और थर्ड जो होगा वर्षा जल के संचयन। वर्षा जल के संचयन से, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है याद रखिएगा, अब्दुल
अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर, जल मिशन जो है एक शब्द देकर, संदर्भ देकर भूमि जल पुनरापूर्ति पर बल दिया था। फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अब्दुल कलाम, जो कि जल मिशन के संदर्भ में भूमि जल पुनरापूर्ति पर बल दिए थे। सेकंड जो होगा जल संभर प्रबंधन। इसमें क्या करते हैं, देखिए, इसमें जो है जल जमा देते हैं किसी जगह पे, उसी को जल संभर प्रबंधन कहते हैं। जैसे वर्षा का पानी हुआ, किसी एक तालाब है, उसमें सब वर्षा का पानी ले जाके जमा कर दिए, वही जल संभर प्रबंधन। इसमें जल जमाव के उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जल जमाव, जल को जमाया जाता है किसी एक स्थान पर, जैसे तालाब हो गए इस वन में। थर्ड जो होगा वह होगा तकनीकी विकास। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें जो है ऐसे उपक्रम का प्रयोग या फिर विकास करना, यहाँ पे प्रयोग ज़्यादा अच्छा होगा, प्रयोग करना जिसमें कम से कम जल उपयोग कर अधिक लाभ लिया जाए। जैसे कि कौन कौन सा तकनीक है, जैसे में लिखिएगा। इसमें जैसे कि देख सकते हैं आप, ड्रिप सिंचाई, ठीक है। फिर इसी के अनुसार सीढ़ीनुमा खेती, ठीक है। और इसी में लिफ्ट सिंचाई आता है, एक लिफ्ट सिंचाई, ठीक है। ETC और होता है लेकिन उतना याद नहीं रखना है। अब जो अगला टॉपिक है यहाँ पर, वह है वर्षा जल संग्रहण के विधि। आठवां टॉपिक जो होगा वह है वर्षा जल संग्रहण के विधि, ठीक है। देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधि अपनाई जाती है। जैसे कि देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र में जो है, पहाड़ी क्षेत्र में नदी के जो जल रहता है, नदी जल, यहाँ लिखिएगा, सॉरी, नदी जल वाहिका क्या होता है, आगे देखते हैं। वाहिका के द्वारा सिंचाई की जाती है, जिससे कि जल का संरक्षण हो पाता है। वाहिका क्या है? वाहिका एक जो होता है, नदी का जल बह रहा है, देखिए ये नदी का जल बह रहा है, यहाँ से ये खेत है, यहाँ से कुछ दूर पर खेत है, तो यहाँ से एक डोंग ठेठ भाषा में कहते हैं, या फिर एक नाली के जैसा बना दिया जाता है, इसी को वाहिका कहते हैं, ठीक है। वाहिका के द्वारा किया जाता है। अब सेकंड जो होगा वह होगा बिहार में जो है वर्षा जल संग्रहण की विधि में कोई विधि तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तालाब या फिर कुआं में जो है वर्षा जल को संग्रहण किया जाता है। थर्ड जो है वह मेघालय में जो है वर्षा जल संग्रहण की विधि में
वर्षा जल संग्रहण के विधि में यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बांस ड्रिप प्रणाली प्रचलित है। ड्रिप प्रणाली के द्वारा सिंचाई किया जाता है। ठीक है, पानी पानी पड़ रहा है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र पर पानी पड़ रहा है और ज़मीनी क्षेत्र पे नहीं पड़ रहा है, तो जहाँ पे पानी पड़ रहा है पहाड़ी क्षेत्र पर, वहाँ से बांस के द्वारा पानी लाया जाता है और उसी से सिंचाई किया जाता है। ठीक है, फोर्थ है कर्नाटक। कर्नाटक में, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, वह यहाँ लिखते हैं। ठीक है, वह याद रखिएगा। मैसूर जिला के गंडाथूर, इसको गंडाथूर बोलते हैं, हंसिएगा नहीं। गंडाथूर गांव के 200 घरों में छत जल संग्रहण की व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट राज्य है वह छूट गया था, यहाँ पे लिखिएगा राजस्थान। अगर यदि पूछेगा सवाल तो राजस्थान से पूछेगा या फिर बिहार से। राजस्थान में जो है वर्षा जल संग्रहण के कई विधि हैं, जैसे कि यहाँ लिखिएगा। फर्स्ट जो है उसको टांका या कूडा कहते हैं। ठीक है, टांका या कूडा कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधि का उपयोग किया जाता है। टांका या कूड़ा जो है वह बाड़मेर और बिरौनो। ठीक है, यहाँ अच्छा से लिखिएगा, बिरौनी फलोदी में किया जाता है। यहाँ पे जो है एक एनजीओ भी काम करता है जिसका नाम है तरुण भारत संघ। इसका जो काम है वह टांका या फिर कूड़ा के अधिक से अधिक लोकप्रियता बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे जो खादिम होगा, खादिम या इसी को बोलते हैं अस्थाई मतलब कि अस्थाई नहीं, तालाब। ठीक है, इसमें जो है पानी को संग्रहित किया जाता है और उसका प्रयोग सिंचाई में किया जाता है। ये जो पद्धति है वह जैसलमेर में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे थर्ड टॉपिक वह है जोहड़ क्या होता है? जोहड़ भी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अस्थाई तालाब होता है। यह भी सिंचाई में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह जो है अस्थाई तालाब होता है। सॉरी। अब अगला टॉपिक है और वह इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा। नंबर टॉपिक होगा सोन नदी परियोजना। ठीक है, सोन नदी परियोजना। इसमें जो आता है, देखिए इसका वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन है, समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम की सहायता से समझाया जाएगा। उसको सिर्फ आपको डायग्राम को ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो है यहाँ लिखिएगा डेहरी क्या है? डेहरी से ही सोन नदी परियोजना स्टार्ट होती है। ठीक है, जो कि इसका स्टार्ट हुआ था 1874 में। कब? तो अंग्रेज के शासन में विकास हुआ सोन नदी परियोजना का। ठीक है, अब यहाँ पे डेहरी से जो है 2 नहर निकलता है। एक निकलता है पूर्वी नहर और सेकंड निकलता है पश्चिमी नहर। ठीक है, पूर्वी नहर जो है वह पटना, यहाँ पे
पटना, गया, औरंगाबाद, ठीक है, के भूमि को सिंचित करता है। सिंचित मतलब कि हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं पटाता है, खेत को सिंचित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा, पश्चिमी नहर जो है ये 3 शाखा में बटा हुआ है। शाखा नंबर 1, ठीक है, शाखा नंबर 2, शाखा 2 और शाखा 3। अब यहाँ पे देखिएगा, शाखा 1 जो है वह भोजपुर को, शाखा 2 है बक्सर को, थर्ड है रोहतास को सिंचित करता है। इसी वजह से ये जो है, ये क्षेत्र को हम बिहार का राइस बॉल ऑफ बिहार बोलते हैं। इसका मतलब बिहार के चावल का कटोरा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगला जो होगा वह विद्युत संयंत्र के बारे में पूछेगा। ये तो सिंचाई के बारे में हो गया। अब यहाँ पे अगला लिखेगा इंद्रपुरी में जो है 1968 में इसका विकास हुआ था। इंद्रपुरी के समीप पूर्वी नहर, डेहरी और इंद्रपुरी जो है आसपास में ही है, ध्यान रखिएगा। 1968 में इंद्रपुरी के समीप पूर्वी नहर में एक जगह है, वह है बारून। वहाँ पे 3.3 मेगावाट का एक विद्युत गृह लगाया गया था यहाँ पे, सॉरी यहाँ। और अगला जो है पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप, डेहरी यहाँ अच्छा से लिखते हैं, डेहरी के समीप 6.6 मेगावाट का एक जो है विद्युत परियोजना लगा हुआ है। और यहाँ पे 1-2 पॉइंट और याद रखिएगा नोट करके। NHPC का जो फुल फॉर्म होता है वह राष्ट्रीय विद्युत निगम होता है, ठीक है, निगम। और सेकंड जो है BHPC के जो होता है फुल फॉर्म, वह होता है बिहार राज्य विद्युत परियोजना, ठीक है। तो चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, लास्ट टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। इसका जो है डायग्राम याद रखेगा तो आपको लिखने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए रखते हैं अब, ठीक है।